स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और हम पढ़ रहे हैं कंपलसरी हिंदी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 आलोक धनवा। इससे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी की आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। यदि आप मेरी वो वीडियो ना देखी हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए तो आलोक धनवा के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1948 ईस्वी मुंगेर में हुआ। मुंगेर कहाँ पर है? बिहार में। इनकी प्रमुख रचनाएं, पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियों से प्रसिद्धि, दुनिया रोज बनती है। इनको जो सम्मान मिले उनमें से प्रमुख सम्मान राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। इनकी पंक्तियां जो बड़ी मशहूर है, जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है, जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। तो चलिए इन्हीं पंक्तियों के साथ इनकी कविता स्टार्ट करते हैं। उसका अर्थ, उसकी व्याख्या, संदर्भ प्रसंग आदि स्टार्ट करें। तो कविता का नाम है पतंग। हाँ, अब मैं समझ गई हूँ कि पतंग नाम सुनते ही आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी, क्योंकि बच्चों को पतंग उड़ाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो पतंग उड़ाने के इस मौसम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो वही जो मनोभाव आपके दिल में उठ रहे हैं, वही मनोभाव इस कविता में कवि ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि बच्चे पतंग के लिए कितने लालायित होते हैं और जब पतंग उड़ाने का मौसम आता है तो उनका मन कैसे हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। सबसे पहले हम इसका संदर्भ देख लेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के द्वितीय पाठ से ली गई है, जिसके कवि कौन हैं? आलोक धनवा जी। तो ये तो हुआ संदर्भ प्रसंग। इस कविता में कवि ने बाल हृदय या बालक के हृदय के मनोभावों को बताया है कि पतंग के उड़ाते समय या पतंग उड़ाने के समय पर बालक के मन में कैसे कैसे विचार आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कवि कह रहे हैं कि सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। तो हिंदी मासों में भादो एक महीना होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बरसात होती है। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि सबसे तेज जब बरसात होती है वो वाला मौसम, वो वाला महीना भादो चला गया है और उसके बाद एक नई सवेरा हुआ है। वो कैसा है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। जब दिन सुबह सुबह उगता है तो सूरज की किरणें कैसी होती है? लाल लाल। और वो कैसी लग रही हैं? जैसे वो खरगोश की आंखें हो। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। यहाँ शरद ऋतु का भी उन्होंने मानवीकरण कर दिया है। उनको एक मनुष्य के रूप में बताया कि शरद ऋतु जो है एक मनुष्य के भांति कैसे आ रही है, पुलों को पार करते हुए आ रही है। और वो किस पर बैठी है? अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल को चलाते हुए आ रही है। यहाँ नई चमकीली साइकिल सूर्य की किरणें हैं, यानी कि यहाँ पर प्रकृति का संपूर्ण मानवीकरण कर दिया गया है। घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और वो कैसे आ रही है? वो साइकिल पर बैठकर ऐसा लग रहा है जैसे अपनी घंटी को जोर जोर से बजा रही हो और अपनी किरणों के इशारों से हमें बुला रही हो। हमें मतलब बच्चों को। ये किस बात का इशारा है कि देखो सर्दी आ गई है, बारिश चली गई है, मौसम साफ हो गया, अब हम पतंग उड़ा सकते हैं, इसलिए तुम आ जाओ। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। क्या बोल रहे हैं? ये जो सब इशारे हैं वो पतंग उड़ाने वाले बच्चों के लिए कर रही है, जिससे कि वो इन चमकीले इशारों को समझकर आ जाए और आकाश को इतना मुलायम बना दिया है कि पतंग उठा सके। यानी कि सर्दी ऋतु में और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। यानी कि आकाश सर्दियों में कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है, जिसमें आप आराम से पतंग उड़ा सकते हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। क्या कह रहे हैं
कि जो कागज़ होता है पतंग का वो बहुत पतला होता है, जिससे कि जितनी हल्का कागज़ होगा उतना ही ऊपर उड़ सके। ये सब मौसम, ये सब परिवर्तन प्रकृति ने किस लिए करा है, प्रकृति रूपी इंसान ने किस लिए करा है, जिससे कि जो हल्की सी रंगीन सी कागज़ की बनी हुई पतंग है वह ऊपर उड़ सके और बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। जब आप पतंग देखते हैं तो उसमें एक धनुष जैसी जो आकृति रहती है वो होती है कमानी, वो भी सब पतंग के साथ ऊपर उड़ सके। बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। क्या कह रहे हैं, अब वो बता रहे हैं कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं, या आप इसको अपने जीवन में भी ढाल के देख लीजिए, जब आप पतंग उड़ाते हैं, आप किसी की पतंग काटते हैं या कोई आपकी पतंग काटा तो कैसी सीट या किलकारियों की आवाज़ आती है, खुश होते हैं। तो वो वाला दौर शुरू हो सके, यानी कि बच्चे मज़े ले सके पतंग काटने का, लूटने का, और सीट या किलकारियों की आवाज़ चारों तरफ गूंजे, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और जैसे तितलियाँ कितनी नाजुक होती हैं उसी प्रकार जो बच्चे हैं वो भी तितलियों के समान नाजुक है और उनकी दुनिया भी प्रारंभ हो सके। आगे बढ़ जाते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर यहाँ एक वर्ड आया है पेंग। पेंग, आप जो कदम बढ़ाते हैं उसके जो फासला होता है उसको बोलते हैं पेंग। मृदंग एक वाद्य यंत्र है, बाकी इसके अलावा इसमें कोई से भी ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। तो क्या कह रहे हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ क्या लाते हैं, कपास क्या है आप जानते हैं, रुई। और रुई कितनी नाजुक होती है, आप उसको जैसा चाहे वैसा आकार दे दें। तो उन्होंने बच्चों के लिए भी क्या कहा है कि वो बच्चे अपने जन्म से ही कितने कोमल होते हैं, कपास के समान। और पृथ्वी घूमती हुई, जब वो इतने कोमल है तो पृथ्वी भी उन बच्चों को सहलाने के लिए और उन कोमल बच्चों को संभालने के लिए उनके आगे पीछे घूमती है। ऐसे प्रतीत होता है उनके बेचैन पैरों के पास कि ये प्रिय पृथ्वी, जिसको हम माँ भी कहते हैं, इसलिए माँ की तरह उनके बेचैन पैरों को संभालने के लिए उनके आसपास घूमती रहती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब वे पतंग को उड़ाने के लिए बेसुध यानी कि बिना होश हवास के दौड़ते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। और जो छत कठोर है उसको भी कैसे एकदम मुलायम समझते हुए, उसको नरम बनाते हुए, दिशा और जो जितनी भी दिशाएं हैं उनको मृदंग वाद्य यंत्र की तरह बजाते हुए। जब वे दौड़ते हैं चारों तरफ जो आवाज़ आती है उसके लिए आया है। जब वे पैंग भरते हुए चले जाते हैं, जब वो अब छलांगे लगाते हुए चले जाते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर तो वो किस तरह भागते हैं, जैसे कोई लचीली डाल ऊपर नीचे हो रही। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। रोमांचित, जिसके रोम रोम में उमंग भरी हो, वो होता है रोमांचित, उल्लास भरा हो। तो क्या कह रहे हैं, वो छतों के किनारों पर भी पतंग उड़ाते हैं। आप भी जानते हैं बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो उनको कुछ भी होश नहीं रहता, वो छतों के किनारों पर भी बड़े बेखौफ होकर पतंग उड़ाते हैं। तो उस समय, उस खतरनाक समय जब वो किनारों पर पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें गिरने से कौन बचाता है, उनके मन में जो रोम रोम में उल्लास भरा हुआ है वही उनके शरीर का जो संगीत पैदा हो रहा है, उनके उल्लासित होने से वही उनको गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। और जब उनको गिरने का डर होता है तो वो क्या सोचते हैं कि यार हमारी पतंग जो ऊपर उड़ रही है उसके साथ ही उनकी धड़कनें भी ऊंची नीची होती रहती है कि हमारी पतंग ना कट जाए, और जो इस पतले से धागे के सहारे इसको हमें संभालना है। और यही जोश, यही उल्लास, यही पतंग को उड़ाने की, सबसे ऊपर उड़ाने की होड़ उन्हें गिरने से बचाती है, उनके शरीर का संयम भी बनाए रखती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। और ऐसा लगता है कि जब वो पतंग उड़ा रहे हैं तो ना सिर्फ उनकी पतंग उड़ रही है बल्कि उनके जो रोम रोम के छिद्र हैं उनको सहारा लेकर वे भी पतंग के सहारे ऊपर उड़ रहे हैं। यानी कि वो पतंग उड़ा रहे हैं, उनके कदम भले ही नीचे हो मगर उनका दिल उनकी पतंग के साथ उड़ रहा है। अब कभी अंतिम पंक्तियों में कह रहे हैं, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। क्या कह रहे हैं, यदि कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं भी हो जाती है, आप जानते हैं कि जब पतंग उड़ाते हैं तो वो गिर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है वो डर जाते हैं बल्कि वो और भी बेखौफ हो जाते हैं और उन्हें अब ये ज्ञान हो जाता है कि हमें कैसे बचना है। और इसी के साथ वो और भी निडर होकर सुनहले सूरज, ऐसा सूरज जिसकी किरणें है तो सही लेकिन हमारी आंखों को नहीं चुभ रही है, उनके सामने आकर
पतंग उड़ाते हैं और पृथ्वी अब और भी तेज़ी से घूमती है। किसके लिए? उनके बेचैन पैरों को थामने के लिए, यानी कि वो गिर ना जाए। तो ये तो बहुत ही सरल भाषा में इस कविता का अर्थ था। इसका विशेष देख ले तो इसकी भाषा बहुत ही सरल और सुबोध है, जैसे कि आपने पढ़ते ही तुरंत समझ में आ गई। मानवीकरण का अलंकार प्रयोग किया गया है और शरद ऋतु के बाद आने वाले उस मौसम का वर्णन किया गया है जहां बच्चे पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। और बच्चों के उन मनोभावों का प्रयोग भी किया गया है जब बच्चे सब कुछ भूलकर, खाने पीने की सुध भूलकर सिर्फ पतंग उड़ाने को लालायित रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा नया यूट्यूब चैनल है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहें। और यदि आप कोई अपना सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके लिए ही मैं पढ़ा रही हूँ। तो जुड़े रहिए। सरिता हिंदी टीचर। कल मिलेंगे पतंग के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। धन्यवाद।